नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। सिंपल सी कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन लीजिए और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्शन के शुरू होने पर कुछ ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है या उस रिएक्शन के शुरू होने के बाद कुछ ऊर्जा निकल सकती है। तो उस ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होती है तो आपको पहले से ही पता है और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मास का कन्वर्जन होता है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स किसी नाभिक से निकलते हैं या एंटर करते हैं तो उस केस में ऊर्जा या तो निकलेगी या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ऊर्जा जो है आपको निकालनी है। तो एक सिंपल सी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लीजिए, जैसे कि X प्लस कैपिटल X आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये आपने एक न्यूक्लियर रिएक्शन ली X प्लस कैपिटल X और इससे आपको मिला Y कैपिटल प्लस स्मॉल y, जहाँ पर कैपिटल X तो है आपका पेरेंट न्यूक्लियस और स्मॉल x है वो पार्टिकल जो कि उस पर इंसिडेंट हो रहा है, यानी इसको प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कहेंगे। और कैपिटल Y है डॉटर न्यूक्लियस या फाइनल जो न्यूक्लियस बनेगा वो, और स्मॉल y जो होगा वो एमिटेड पार्टिकल होगा। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमेशा हम ये लिखते हैं कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहनी चाहिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड की ऊर्जा राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड में E स्मॉल x प्लस एम एक्स सी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू E कैपिटल Y प्लस एम वाई सी स्क्वायर प्लस E स्मॉल y प्लस एम स्मॉल y सी स्क्वायर, यानी कि रिएक्शन से पहले की कुल ऊर्जा और रिएक्शन के बाद की कुल ऊर्जा वह इक्वल रखी हमने। अब मान लीजिए कि जो टारगेट न्यूक्लियस है वो इनिशियली रेस्ट में है। टारगेट न्यूक्लियस आपका कौन सा है? X। कैपिटल X रेस्ट में है तो आपका EX क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो आपकी जो इक्वेशन आ रही है वहाँ जहाँ पर भी EX आ रहा है उसको जीरो पुट कर दो। ओके, अब इसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो आप भी जानते हैं कि कैपिटल E स्मॉल x का मतलब आपतित कण की गतिज ऊर्जा है। इसी प्रकार से जो चार आपको अलग अलग x स्मॉल x कैपिटल X स्मॉल y कैपिटल Y इन सब की गतिज ऊर्जा और इनकी जो विराम ऊर्जा है वो भी लिखी हुई है। फिर रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे पता चलती है? वो पता चलती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखी है, कैपिटल EY प्लस स्मॉल EY माइनस स्मॉल EX, क्योंकि इसमें हमारा कैपिटल EX जीरो है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंजेस है, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है रिएक्शन के बाद में और रिएक्शन के पहले, उसका अंतर जो है वो आपकी Q वैल्यू इक्वेशन कहलाती है या Q वैल्यूज़ कहलाती है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं मास के टर्म्स में। तो जो रिएक्शन के बाद का मास और रिएक्शन के पहले के मास का अंतर निकालो तो वो भी आपकी Q वैल्यू ही कहलाएगी। ओके, अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में जो Q आपको दे रखा है, ये Q जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। Q दो प्रकार का मतलब ये हुआ कि Q पॉजिटिव हो सकता है, Q नेगेटिव हो सकता है। ठीक है तो आपका ये जो Q है अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उस रिएक्शन को शुरू होने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलेगी। अगर Q का मान धनात्मक है तो नाभिक की अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो हो जाएगी आपकी एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ऊष्मा शोषी, और वहाँ पर ऊपर वाले केस में ऊष्मा क्षेपी। तो अब हम इस Q इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये Q इक्वेशन क्या है उसको अपन देख लेते हैं। तो ये आपके ये जो एक मैंने टू डायमेंशनल कोलिजन का एक डायग्राम बनाया है, ये पहले भी मैंने पिछले क्लास में बनाया था। इसमें आप देखें सिंपल सा एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है X और ये एक पार्टिकल है न्यूक्लियस है जो कि रेस्ट में है, कैपिटल MX जिसका मास और जिसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी EX इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो पार्टिकल आया, इस पर इंसिडेंट हुआ,
इंसिडेंट होने के बाद में जब ये इस पर टक्कर करेगा तो हो सकता है कि ये नाभिक टक्कर करके इधर चला गया किसी एंगल फाई पर, और जो पार्टिकल था प्रोजेक्टाइल पार्टिकल वो टक्कर करके किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया किसी एंगल थीटा पर। तो ये एंगल आपका हो गया फाई, ये एंगल हो गया थीटा, और किससे, इनिशियल जो इसकी डायरेक्शन है उससे। तो एनर्जी और मोमेंटम के रूप में इसको लिखें तो मोमेंटम जो है आपका होता क्या है, मोमेंटम p स्क्वायर इक्वल टू होता है 2m अपॉन e, सॉरी जो आपका मोमेंटम है p इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, वैसे पी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2m e, क्योंकि आप एनर्जी की टर्म में लिखे हैं तो E इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से जब आप पी स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 2me, और जब p निकालेंगे तो आएगा रूट में 2me। तो जो आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसके मोमेंटम हो जाएगा रूट में 2mx ex, और जो आपका जो आफ्टर कोलिजन जो होगा इसके x और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अपने को लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो पार्टिकल जब यहाँ से चला तब तो वो x डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ से वो उसने डायरेक्शन चेंज की है तो वो एक प्लेन की बात करेंगे। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई x, ये डायरेक्शन आप ले लो y। तो जब x और y डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट लेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिलेंगे, एंगल फाई के साथ में x डायरेक्शन में मिलेगा 2√my cos फाई, और इसके लिए मिलेगा नीचे वाला कंपोनेंट 2m स्मॉल एम वाई स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल वाई कॉस थीटा अंडर रूट में ये, और इसका अपन y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो ये आएगा, इसी प्रकार से इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये आएगा। कंपोनेंट आपके पास आ गए। अब आपको जैसे कि हमने शुरुआत में माना है कि वो रेस्ट में तो ई एक्स 0 हो जाएगा, तो आपकी क्यू वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1। तो क्यू इक्वल टू ई स्मॉल वाई प्लस ई कैपिटल वाई माइनस ई स्मॉल एक्स। तो ये हो गया आपका क्यू। अब आप इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में समवेग संरक्षण के नियम के अनुसार इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। तो एक्स डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन क्या है, ये वाला तो पार्ट, ये वाला तो रेस्ट में होगा तो इसके लिए हो जाएगा 0, और इसके लिए जो मोमेंटम होगा वो है ही आपके पास 2me रूट के अंदर, और आफ्टर कोलिजन वो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में तो ये दो कंपोनेंट आपको दे ही रखे हैं, इसको ऐड कर लो तो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन में आ गया। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में देखो शुरुआत में न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में थी, मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन चल रहा था, तो वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होगा तो 0, और आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कोलिजन या आफ्टर रिएक्शन जो वाई डायरेक्शन में दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के पाई का, तो इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए इसका अंतर आएगा इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। तो पहला और दूसरे कंपोनेंट का अंतर ले लो। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करें इस तरह से, √2m(ex) जो है आपको उसमें से माइनस करेंगे कॉस थीटा वाली टर्म, और फाई वाली उधर रहेगी। इसी प्रकार से समीकरण 3 में भी साइन थीटा वाली टर्म लेफ्ट में रहेगी और साइन फाई वाली टर्म राइट में रहेगी। फिर क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों तरफ समीकरण का वर्ग करके इसको जोड़ना है, और जोड़ के उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 4 और 5 मिलेगी। अब आप इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर जो है 6 मिलेगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब कैपिटल ई वाई अपने लेफ्ट साइड में आएगा और बाकी बची हुई टर्म्स जो है वो राइट साइड में आएगी। फिर इक्वेशन 6 से ई वाई का मान समीकरण 1 में रखना वापस इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आपने क्या किया, इस ई कैपिटल वाई का मान समीकरण 1 के अंदर रखा, समीकरण 1 में रखा तो आपको क्यू मिलेगा रीअरेंज करने के बाद में, और वो जो क्यू है वो अब देखोगे कि इस क्यू के अंदर सिर्फ स्मॉल टर्म्स आ रही है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म्स आ रही है, ठीक है।
तो ये आपको इस तरह से मिलेगी। तो ये क्यू वैल्यू इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर जो 7 आपको दिख रही है, ये आपकी क्यू वैल्यू इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो आपको क्यू वैल्यू इक्वेशन तो मिल गई, इसको हम वापस नए सिरे से लिखे तो इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखा है इसको। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करना चाह रहे हैं, तो क्यू को हम लाएंगे राइट साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको रीअरेंज किया और ये आप देखोगे कि रूट ई वाई के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट ई वाई के रूप में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होती है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी 2 रूट ई वाई इक्वल टू वी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। अब ये जो v और w है ये हमने माने हैं क्योंकि इनके वैल्यूज़ इक्वेशन 3 और 4 में दे रखे हैं हम। इनकी वैल्यूज़ को आप क्या करें, जब आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपको जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जो मिलना चाहिए वही मिलेगा, लेकिन हमने इसको इन शॉर्ट लिखा है। ओके, इसके बाद में अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 जो आ रही है, इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि 2 प्रकार की क्यू वैल्यू हो सकती है, एक जिसके अंदर की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और एक जिसके अंदर ऊर्जा निकलेगी। तो दोनों प्रकार के केसेस क्या है वो केस वाइज देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला केस है आपका केस फर्स्ट, वो है एक्सोर्जिक रिएक्शन यानी क्यू पॉजिटिव। एक अभिक्रिया जिसमें क्यू का मान धनात्मक हो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके सब केस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि आपतित कण की ऊर्जा बहुत ही कम हो, फॉर एग्जांपल जब नाभिकीय विखंडन होता है तो हम थर्मल न्यूट्रॉन को यूज़ लेते हैं, तो थर्मल न्यूट्रॉन की ऊर्जा बहुत कम होती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है उसकी ऊर्जा बहुत कम है, तो Ex लगभग 0 है। तो इस अवस्था में जब आप Ex को लगभग 0 लेंगे तो समीकरण 3 में देखेंगे कि रूट के अंदर Ex आ रहा है। अगर Ex लगभग 0 तो V कैपिटल V क्या हो जाएगा 0, और समीकरण 4 में भी Ex आ रहा है सेकंड टर्म में ऊपर से, तो वो भी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको W मिलेगा M कैपिटल Y Q अपॉन M स्मॉल और M कैपिटल। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ई वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट डब्लू, या आप इसको ई वाई इक्वल टू डब्लू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ई वाई इक्वल टू डब्लू, तो डब्लू की वैल्यू आपने लिख रखी है, वहाँ से आप इसको एम वाई क्यू अपॉन स्मॉल एम वाई ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन, एक्सोर्जिक रिएक्शन की फर्स्ट कंडीशन, जबकि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की ऊर्जा बहुत कम है, तो जो आपका नाभिक होगा दूसरा, उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी है, ई वाई इक्वल टू एम वाई क्यू अपॉन एम वाई प्लस एम कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसका भी एक और सब केस है कि अगर एम एक्स का मान बहुत कम है एम कैपिटल वाई से और ई एक्स का मान बहुत कम नहीं है, मतलब 0 के आसपास नहीं है, तो क्या उस अवस्था में क्या होगा, तो W 0 नहीं होगा, तो W कुछ होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस अवस्था में आपको इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी, यानी कि रूट ई वाई इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। तो ई वाई का कुछ मान आपको मिलेगा। ओके, फिर अब अपन केस सेकंड देखते हैं जिसमें एंडोर्जिक रिएक्शन है, जिसमें कि ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी रिएक्शन को शुरू करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी, जहाँ ऊष्मा का शोषण होता है यानी कि एब्जॉर्ब होती है। तो इसके भी सब केस फर्स्ट, अगर पार्टिकल जो आपतित कण है उसकी ऊर्जा बहुत कम हो, ई एक्स लगभग 0 के बराबर, तो क्यू कैपिटल लेस देन 0 होगा। ये आप पिछली इक्वेशन मैंने जो पिछली स्लाइड में बताया उससे आप इसको देख सकते हैं। तो इस अवस्था में वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो रूट ई वाई एक नेगेटिव टर्म आएगी। रूट ई वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, रूट ई वाई अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी, रिएक्शन शुरू नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की रिएक्शंस को शुरू करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है ना। तो अगर आप वो उतनी एनर्जी की उतनी ऊर्जा इसको दे देते हैं मिनिमम ऊर्जा, तो वो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होगी, और उससे ज़्यादा देंगे तो वो रिएक्शन अच्छी चलेगी। तो आपको अब यहाँ से एक टर्म निकालनी है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा। ये देहली ऊर्जा क्या होती है, वह ऊर्जा, वह मिनिमम ऊर्जा, वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जो कि आप इस रिएक्शन को देंगे तो वो रिएक्शन शुरू हो जाएगी।
तो उसको हम दहली ऊर्जा बोलते हैं, उसको हमने लिखा है ई एक्स थ्रेशोल्ड के रूप में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये जो रिएक्शन दे रखी है रूट ई वाई इक्वल टू वी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, इसमें वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू अगर जीरो हो जाए तो आपको रूट ई वाई इक्वल टू वी मिल जाएगा, है ना। और इसमें भी मिनिमम कंडीशन क्या है कि थीटा इक्वल टू जीरो पर ये केस हम लें तो हमें वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर ये कंडीशन रखी वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू जीरो, तो आपको रूट ई वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी। इस कंडीशन को आपको यूज़ लेना है थ्रेशोल्ड ऊर्जा निकालने के लिए। ई एक्स का न्यूनतम मान थीटा इक्वल टू जीरो पर संभव है, जिसे ई एक्स थ्रेशोल्ड कहते हैं। आपको वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो रखना है और जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ जीरो रखना है। सॉल्व करो इसको, और जहाँ ई एक्स आ रहा है वहाँ ई एक्स थ्रेशोल्ड लिख देना बस। ये इसको रख के हमने सॉल्व किया, इसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके हम एक रिजल्ट पे आते हैं Q इक्वल टू एम स्मॉल एक्स प्लस एम कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एम वाई प्लस कैपिटल एम वाई सी स्क्वायर। अगर Q लेस देन जीरो है तो Q अपॉन सी स्क्वायर का मान भी बहुत कम होगा, तो यानी Q लगभग जीरो होगा। अगर ये मान ले तो ब्रैकेट वाली टर्म लगभग जीरो होगी। तो यहाँ से कैपिटल एम स्मॉल एक्स इक्वल टू ये मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में। अब आप क्या करें, इक्वेशन 8 जो है उसमें कैपिटल एम स्मॉल एक्स जो आ रहा है, इसका मान हमें कहाँ रखना है, इसका मान ये आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 8। आपको देखो एक तो इक्वेशन नंबर 8 तो नीचे दिख रही है, यहाँ थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो आप ये देखें कि एक मिनट, यहाँ ये जो टर्म आ रही है ई एक्स थ्रेशोल्ड के साथ में स्मॉल एम कैपिटल वाई स्मॉल एम स्मॉल वाई प्लस कैपिटल एम कैपिटल वाई माइनस एम एक्स, ये वाली जो टर्म है यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 8 से कैपिटल एम स्मॉल एक्स के रूप में मिल रही है। तो इस पूरे की जगह आप क्या पुट करेंगे, एम एक्स। तो ये पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी लेफ्ट साइड में एम एक्स ई एक्स थ्रेशोल्ड के रूप में। और राइट साइड में जो आ रहा है, तो यहाँ से देखिए राइट साइड में जो आ रहा है स्मॉल एम वाई प्लस कैपिटल एम वाई, तो यहाँ ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो स्मॉल एम एक्स और कैपिटल एम एक्स के बराबर। तो यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले टर्म से, तो आपको इक्वेशन मिलेगी एम ये वाली कैपिटल एम स्मॉल एक्स कैपिटल ई स्मॉल एक्स थ्रेशोल्ड इक्वल टू राइट साइड, और यहाँ से ई एक्स थ्रेशोल्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वो ऊर्जा है ई एक्स थ्रेशोल्ड जो कि आपको इस एंडोर्जिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए हो।